आप सभी का गणित एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सार्व गुणनखंड। इससे पहले हमने गुणनखंड टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया था। एक बार हम ये रिकॉल कर लेते हैं गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको 35 का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 35 के गुणनखंड के लिए आप या तो इसके दो तरीके बताए थे मैंने आपको। 35 को एक तो लिख सकते हो आप गुणा के रूप में लिखना चाहो, 35 गुणा 1, 7 गुणा 5। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है। या फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 35 में किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। 1 का पूरा भाग जाता है, 5 का पूरा भाग जाता है, 7 का पूरा भाग जाता है और 35 का खुद का पूरा भाग जाता है। और इसके आधार पर भी चेक कर सकते हो कि जैसे यहाँ 35 है, 1 है, 7 है, 5 है, तो ये जो संख्याएँ होंगी ये 35 के क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है, ये यहाँ तक की चीज़ को हमने कल कई तरीके के एग्जाम्पल, लगभग 5 से 6 एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ लिया था अच्छे तरीके से। आज का हमारा टॉपिक है सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पर दो शब्दों का यूज़ हो रहा है, सार्व और गुणनखंड। ठीक है, यहाँ दो शब्द है, सार्व और गुणनखंड। एक बार मैं उस शब्द को लिखता हूँ। यहाँ पे दो शब्द काम में लिए हमने, सार्व गुणनखंड। देखिए यहाँ पे दो शब्द है। गुणनखंड आपको समझाई दिया है मैंने कि किसी दी गई संख्या में यदि किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाती है। यहाँ सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में हो। ठीक है, सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ या फिर कॉमन, जो कि दोनों में हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। हमने उनको नाम दे दिया अपने अकॉर्डिंग ए और बी, या फिर दो व्यक्ति दे दिए, हमने नाम दे दिया राम और एक है श्याम। दोनों को हमने फल लाने के लिए कहा, दोनों फल लेने गए। एक लेके आया अनार, आम, सेब। दूसरा लेके आया सेब, केला और चीकू। मतलब हम हमारी बात को ढंग से वेरीफाई करने के लिए इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं। अगर यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि हम देखना चाहें कि दोनों किस चीज़ को एक जैसी चीज़ लेकर के आए हैं साथ में, तो हम बता सकते हैं कि सेब श्याम भी लेकर के आया है और सेब राम भी लेकर के आया है। तो इस तरीके से जो दोनों में हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा सार्व कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ उभयनिष्ठ फल कौन सा होगा, हमारा सेब, जो दोनों जगह उपस्थित हो। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे दोनों जगह पर उपस्थित हो, तो यहाँ हमारा उभयनिष्ठ फल क्या होगा, सेब होगा। ठीक है, इसी बात को समझते हुए हम हमारा अगले उदाहरण को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सार्व के लिए कम से कम हमारे पास सार्व गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास दो संख्याएं होना जरूरी है। एक संख्या का केवल आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, जबकि अगर आपके पास दो संख्याएं होंगी तो आप उनका सार्व गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तो मैंने लिया 35, एक एग्जाम्पल, और एक ले लिया 45 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। रिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम 35 के गुणनखंड निकालेंगे, वही वाला हमारा तरीका। 35 के गुणनखंड कैसे निकालोगे आप, एक बार कर लो। 35 गुणा 1, 7 गुणा 5, यही होंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, तो 35 के गुणनखंड क्या निकल के आए, यहाँ पर हमारे को 35 के गुणनखंड मिलेंगे 1, 5, 7 और 35। इसी तरीके से अब हम 45 के गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले 45 को ऐसे गुणा के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 45 को, 45 गुणा 1 लिख सकते हैं, 5 गुणा 9 लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं, नहीं, यही लिख सकते हैं। तो अतः 45 के गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पर 45 के गुणनखंड, अगर यदि ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। 45 के गुणनखंड होंगे यहाँ पे 1, 5, 9, 45। ठीक है, अब हमारे सवाल पे आता है। अब हमारा सवाल क्या कह रहा है कि आपको 35 और 45 के क्या निकालने हैं, सार्व गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, 35 और 45 के सार्व गुणनखंड
निकालने हैं। अब हम जानते हैं कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था अनार सेब केले वाला। तो राम और श्याम 2 व्यक्ति थे, दोनों के बीच में एक कॉमन फल या उभयनिष्ठ फल कौन सा निकला? सेब, यानी जो दोनों जगह उपस्थित हो। तो एक बार हम देख सकते हैं इसका जब सार्व गुणनखंड निकालेंगे तो हमें देखना है जो दोनों जगह पर हो। क्या एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, ठीक है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 35 है, यहाँ 45 है। इसलिए इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? बोलो 1,5। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को समझने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 36 और 66, ठीक है। इनके क्या निकाल रहे हैं हम? सार्व गुणनखंड। हम इसके सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे? हमारा वही तरीका, 36 के पहले क्या निकालेंगे हम? गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड निकालने के लिए अपन हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए 36 गुणा 1, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12 कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको आपस में गुणा करने पे क्या मिलता है? हमें 36 मिलता है। 4 गुणा 9, 6 इंटू 6। और इसके अलावा अदर तो कोई उदाहरण नहीं हो सकते, मेन उदाहरण यही है। अतः 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? बोलिए 36 के अगर मैं गुणनखंड लिखना चाहूँ, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 और 36। अब इसी तरीके से अब हम गुणनखंड निकाल लेते हैं किसके? 66 के। 66 के गुणनखंड निकालने के लिए क्या क्या हो सकता है? 66 गुणा 1 हो सकता है, ठीक है। 2 गुणा 33 हो सकता है, ये भी ठीक है। 3 गुणा 22 हो सकता है। इसके अलावा 66 में 4 का भाग जाता ही नहीं है, 5 का जाएगा ही नहीं। 6 इंटू 11 हो सकता है। यही इसके क्या होंगे? गुणनखंड। अब यदि हम डायरेक्टली इसके गुणनखंड लिखना चाहें तो 66 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 और 66, ठीक है। और क्या होंगे? 66। अब हमें देखना है कि यदि हमें इसको सार्व गुणनखंड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सार्व गुणनखंड किसका? 33, 36 और 66 का, ठीक है। तो क्या होगा? अब हमें देखना है जो दोनों जगह पर कॉमन हो, जो दोनों जगह पर उभयनिष्ठ हो। जैसे एक यहाँ पर भी 1, तो एक गुणनखंड तो हो गया 1। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 हो गया। अगला 3, 3, 4 यहाँ है, पर यहाँ पूरी लिस्ट में 4 नहीं है, ठीक है। 6 यहाँ पर भी 6 है। इसके अलावा 12, 18, 36 है यहाँ, और यहाँ 11, 22, 33, 66 है। इसलिए ये सब इसके गुणनखंड नहीं होंगे। सार्व गुणनखंड, सामान्य गुणनखंड तो होंगे पर सार्व गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी बात को समझते हुए हम आगे चलेंगे कि सार्व गुणनखंड के लिए हमें कॉमन संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें वो देखना होता है जो दोनों जगह उपस्थित हो, वही क्या कहलाता है? सार्व गुणनखंड। मतलब 1, 2, 3 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिसका भाग 36 में भी जाएगा और 66 में भी जाएगा, ठीक है। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमारी स्लाइड को थोड़ा सा और आगे क्यों ले जाते हैं। वैसे आपको सार्व गुणनखंड के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में जिससे रिलेटेड सवाल आते हैं। वैसे सार्व गुणनखंड से रिलेटेड सवाल नहीं आते, बट हमें थोड़ी उसकी नॉलेज होना जरूरी है। अब अभाज्य गुणनखंड को हम शुरू करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड में 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। जैसे एक बार इस शब्द को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य का मतलब जानते हैं कि ऐसी संख्याएं, हम जानते हैं कि अभाज्य शब्द किससे बना है यहाँ पर? अभाज्य संख्या से, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं होती है जिसमें एक का और स्वयं का क्या जाता हो? भाग जाता हो। जिसमें एक का और स्वयं का क्या जाता हो? भाग जाता हो। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसे गुणनखंड जिसमें अभाज्य संख्याओं का उपयोग किया गया हो, कौन से गुणनखंड कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने गुणनखंड किया है यहाँ पर, जैसे कि इस बात को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 24। अगर यदि मैं 24 के गुणनखंड निकालता हूँ सामान्य, अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से ये बात अपने आप समझ में आएगी। अगर यदि मान लीजिए मैं 24 के गुणनखंड निकालना चाहता हूँ तो क्या क्या हो सकते हैं? 24 में किस किस का भाग जाएगा?
1 का जाता है, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का भाग इसमें नहीं जाता है। आपको चेक कर सकते हैं इसको रफ वर्क में कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 7 का नहीं जाता, 8 का भाग इसमें जाता है, ठीक है। 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भाग इसमें जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली इसमें 24 का भाग जाएगा। अब अगर हम इसमें देखना चाहें कि अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए। अब ये 24 के कौन से गुणनखंड है? सामान्य गुणनखंड है। यदि मैं यहाँ बात करूँ 24 के अभाज्य गुणनखंड की बात, 24 के अभाज्य गुणनखंड की बात, तो दोनों बातों में क्या फ़र्क है? सामान्य गुणनखंड में सभी संख्याएं शामिल होती है, चाहे सम हो, विषम हो, पूर्ण जैसे कि पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, सभी कुछ इसमें शामिल होती है। पर जब अभाज्य गुणनखंड की बात कर लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में केवल यहाँ पर अभाज्य संख्याएं ही शामिल होनी चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। उससे बड़ी 3, 5, 7, 11, इसके बारे में आपको ध्यान होगा, इसके बारे में हम पहले क्लास में समझ चुके हैं। अब अभाज्य गुणनखंड के मतलब हमें यहाँ ऐसी संख्याएं देखनी होगी सामान्य गुणनखंड में से कि जो क्या हो, अभाज्य संख्या हो, जैसे कि 2, 3। क्या इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या दिख रही है आपको? नहीं। और सभी हमारी क्या अभाज्य संख्या? तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 3। हमें 2 बातों का फ़र्क पता होना चाहिए, उसको हम थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। अब मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 48 का, तो 48 के पहले सामान्य गुणनखंड हम निकालेंगे। क्या होंगे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 48 का जब सामान्य गुणनखंड निकालते हैं, देखिए जैसे कि 1 का भाग इसमें जाएगा। 1 हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 का हर एक संख्या में भाग जाता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 और 48, ये सभी क्या होंगे? 48 के गुणनखंड होंगे। अब यदि बोल दिया जाए आपको कि 48 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 48 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो हमें क्या देखना होगा? गुणनखंडों में से ऐसी संख्याएं ढूंढनी होगी जो क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। क्या इसके अलावा हमें और कोई अभाज्य संख्या मिली? नहीं। 4 भाज्य है, 6 भाज्य है, 8 विभाज्य संख्या है, 12 विभाज्य संख्या है, 24 विभाज्य संख्या है, 48 विभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2, 3। इसलिए अब आपको समझ में आया कि सामान्य गुणनखंड में सभी संख्याएं शामिल होती है, पर जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसके अंदर सभी संख्याएं शामिल नहीं होती। सामान्य गुणनखंड में से उन संख्याओं को काम में लिया जाता है जो कि एक अभाज्य संख्याएं होती है। अब आप लोगों की किताब में जो सवाल है वो इस तरीके से, मैं दोनों बातों में फ़र्क समझाना चाहूँगा। एक तो हमारी बात है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, पर आपकी किताब में सवाल ऐसे नहीं है। आपकी किताब में जो सवाल है वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्या को व्यक्त करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जैसे मान लीजिए 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया था हमारे पास डायरेक्टली? ये तो हो गया 2 और 3। और अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एक तरीका काम में लेंगे। पहले ऐसे एक लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, जिस संख्या के गुणनखंड करना है उसको बीच में लिखेंगे 48, और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का भाग देता चलें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 का हमने इसमें भाग दिया। भाग देने पर जो हमारा उत्तर आता है उसको हम लिखते हैं इसके नीचे। जैसे इधर मैं आपको साइड में करके बता सकता हूँ उसको हम कैसे कर रहे हैं। जैसे 48 है तो अब इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 का। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? 24 बार, बटा में 48, शेषफल कितना बचा? 0। तो जो हमारा ये उत्तर आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। अब फिर हम देखते हैं कि इसमें किस छोटी संख्या का भाग जा सकता है। जब तक इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देना है, फिर आगे 3 का, फिर 5 का, ऐसे आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम 2 का भाग दे रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हम हमारी संख्या देख लेते हैं, यहाँ पर संख्या को बदल देते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं 24 का। 24 में 2 का भाग दे रहे हैं। 2 का भाग 24 में कितनी बार जाता है? 12 बार जाता है।
तो 2 × 12 24, शेषफल कितना है 0। तो जो हमारे यहाँ उत्तर आ रहा है भागफल आ रहा है उसको कहाँ लिखना है फिर से नीचे। यदि भाग नहीं जा रहा है तो संख्या को डायरेक्टली ऐसे कैसे लिखना है, क्या अब इसमें 2 का भाग जा सकता है, जा सकता है। कितनी बार, 2 6 की बार। अब फिर 2 का भाग जाएगा, जा सकता है, 2 3 6। अब हमारे पास यहाँ पर 2 का भाग 3 में नहीं जा सकता, तो अब हम यहाँ किसका भाग देंगे, 3 का। 3 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब देखिए यहाँ पे हमें जो भी संख्याएं प्राप्त हुई है ना, सारी कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या तो हमें प्राप्त नहीं हुई, तो आपकी किताबों में जो सवाल दे रखे हैं वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्याओं को व्यक्त करना दिया है। तो अतः हम 48 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी हमारा उत्तर सही है। इसको हम और तरीके से लिखना चाहें तो घात के रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 4 बार आया तो 2 की घात 4 गुणा 3। अगर यदि यहाँ पर कहा जाए कि 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड देखो सब जगह पे यहाँ पर 2 है और एक 3 है, तो अभाज्य गुणनखंड तो क्या होंगे 2, 3। पर यदि ये कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्या को व्यक्त करना है, यानी 48 को एक गुणनफल के रूप में लिखना है, पर कैसे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या 2 और 3 काम में आ रहे हैं, तो हमने इसको ऐसे गुणा के रूप में लिख दिया, 2 की घात 4 गुणा 3। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। अक्सर हम सवाल को ऐसे करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बोल दिया, आप उस सवाल को ऐसे हल करने लग गए। उसका मतलब ये नहीं होता, उसका असल में मतलब ये होता है अभाज्य गुणनखंड ये होता है और अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ये होता है। ठीक है, अब आपको ये बात बिल्कुल ढंग से क्लियर हुई होगी। इसके लिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और इस बात को और आगे की ओर समझते हुए चलते हैं। जैसे कि देखिए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए इसको। जैसे कि 58, ठीक है, इसके अब हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। दोनों बातें मैं समझाता चलूँगा। एक तो निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, एक तो हम करेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड, एक हम यहाँ करेंगे अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप। ये आपकी किताब में सवाल के रूप में मिलता है, ये नहीं मिलता है पर ये मिलता है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। देखिए क्या, एक बार हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 58 को पहले की तरह, सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग देके देखते हैं। एक बार इधर देखिए आप, अगर यदि किसी से कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो वैसे साइड में कर सकता है। 2 का भाग हमने इसमें दिया तो 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस किया, एक शेषफल बचा। अब हम इस ऊपर वाले 8 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। 2 के बारे में 18 आता है 2 नाम 18, ठीक है, माइनस बराबर शेषफल क्या आ गया 0। यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 29 मिल गया। अब आप इसमें 3 का भाग देके देखें, 2 का तो 29 में जाता नहीं है, ठीक है, 3 का देंगे तो भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। लास्ट में जा करके ये, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में या तो 1 का भाग जाता है या फिर उस संख्या का स्वयं का भाग जाता है, तो उत्तर क्या मिल जाएगा हमारे को 29। तो अब हम यहाँ कहना चाहेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके 2,9। और यदि मैं इसके सामान्य गुणनखंड की बात करूँ, जो अभी तक हमने पहले वाली क्लासों में सीखा है, तो सामान्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, 58 में जिस भी संख्या का भाग जा रहा है वो सब इसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। क्या कहलाएंगे इसके, गुणनखंड। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। जैसे कि देखिए, उसको भी हम एक बार वापस याद कर लेते हैं। जैसे 58 है तो मैं 58 को क्या क्या लिख सकता हूँ, 58 गुणा 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 29 लिख सकता हूँ। इसके अलावा कुछ लिख सकता हूँ नहीं। तो सामान्य गुणनखंड क्या क्या निकल गया इसके, 1 2 29 और 58। जबकि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, इसमें 2 और 29। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ गया हमारे 2 और 9। और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं तो हमें सवाल को इस तरीके से हल करना होता है और फिर हमें लिखना होता है 58 बराबर 2 गुणा 29। ये कौन सी संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या हैं और बीच में गुणा का निशान है। तो हमने इस दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। आपका सवाल ऐसे आता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभाज्य गुणनखंड करते वक्त क्या ध्यान रखना है। जब भी आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ का याद रखना है। अक्सर ऐसे सवाल जो हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। ये बेसिक सी पर एक तरीका है। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सभी हमारी क्या हो सकती है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हमें ऐसे थोड़ा लिखने में गलती होगी, मैंने इसको गुणनफंड लिख दिया। ठीक है, इसको एक बार सही कर लेते हैं। हमें लिखना है यहाँ पर गुणनखंड। अब मैंने जो यहाँ पर ये संख्याएं लिखी है, ये संख्या हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जब भी हम यहाँ हल कर रहे हैं, गुणनखंडों निकालने के लिए से भाग दे करके हल कर रहे हैं कोई भी संख्या को, सबसे पहले आप 2 का भाग दो। यदि 2 का भाग जा रहा है और नीचे ऐसी संख्या आ रही है उसमें भी 2 का भाग जा सकता है, तो फिर 2 का भाग दो। अब नहीं जा रहा है तो 3 का भाग दे के देखो, 3 का भाग जा रहा है, अब उत्तर आया। अब नीचे ऐसी संख्या आई उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, यदि 5 का जा रहा है तो 5 का दो, 5 का नहीं जाए तो 7 का दे के देखो, इसका नहीं जा रहा तो 11 का दे के देखो, इसका नहीं जाए तो 13 का दे के देखो। तो यानी असल में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये करना है कि हमें केवल यहाँ पर इस तरीके के उत्तर निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होगा। ठीक है, किसका भाग देना होगा, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होगा, तब हमें आसानी से उत्तर मिल जाएगा। हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब हमें सवाल में बोल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो आप किसका भाग दो, 2 का दो, 3 का दो, 5 का दो, 7 का दो, 4 का, 6 का क्यों दो। ठीक है, आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल लिया जाए इसको समझने के लिए। 729, इसको हल करने के लिए इसमें देखो 2 का भाग देते हैं और 2 के बारे में कहीं भी 9 नहीं आता। तो अब हम एक काम करते हैं, 3 का भाग दे के देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 बच गया तो ये क्या 12 बन जाएगा। तो 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर 2 का दे के देखें। पर एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना, जब आपने छोटी संख्या का भाग पहले दे लिया तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। हम एक तरीके से चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। 3 का फिर से देखे देखते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, क्या इसमें 3 का भाग जा सकता है, दोबारा जा सकता है। 3 दूनी 6, 2 बचे तो 21 बन गया, तो 3 7 21। 3 का भाग दिया तो 3 नाम 27, फिर 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9 और यहाँ पर 1। अब यदि मैं इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखूँ तो 3 कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की घात 6 होगा, नहीं होगा। और यदि 729 का डायरेक्टली ये बोला जाए आपको अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो क्या होगा, 3। क्या होगा इसका डायरेक्टली अभाज्य गुणनखंड, क्या होगा बोलो, 3। आया नहीं आया आपको समझ में? अगर यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम इसको आगे चल के इस टॉपिक को तो हमने समझ लिया है, अभाज्य गुणनखंड को। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अलग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब